Hello everyone, welcome to IFS. Good morning to all of you. I hope I am audible, visible to everyone. Radhika, am I audible? Am I visible to you? बताइए, कमेंट करके बताइए. यस, गुड मॉर्निंग. यस, ओके. तो देखिए, जैसे आप सबको पता है कि हमारा ना ऑफिस एक्चुअली में शिफ्ट हो रहा है. ओके, तो वी आर गोइंग टू आर न्यू ऑफिस. तो इसी के लिए वो जो हमारे पेंटे वाले जितने भी स्टूडियो थे वो सब अभी चेंज हो रहे हैं. तो इसी के लिए आज के लिए बस हम स्मार्ट बोर्ड में पढ़ेंगे. मेरे हिसाब से तो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने के लिए पढ़ाने में मजा कुछ और है. ओके, तो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ेंगे आज ना. मैं ओबी के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा. 2 घंटा सेशन चलेगा. अभी स्टार्ट करेंगे, जल्दी से मैं स्टार्ट करवा दूंगा. पूरा 2 घंटा करेंगे. मैंने कल पूरा बैठ के आपके ओबी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. ओके, जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. आज हम क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे. तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओबी से रिलेटेड. ओके, ओबी और एचआरएम से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे. तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा. ये देखिए, ये यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन है. ये आपने पढ़ा है. जल्दी से इसका आंसर बताइए. टेलर का यह मानना है कि एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल वुड सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट. एडॉप्टिंग सच प्रिंसिपल वुड जनरेट अ लार्जर सरप्लस. चलिए फटाफट से बताइए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आता है तो हाँ लिखिए, नहीं आता है तो ना लिखना है. और बहुत सारे क्वेश्चन है, मोर देन आई थिंक 100+ क्वेश्चन है यहाँ पे. तो जल्दी जल्दी मुझे सॉल्व करवाना है. यस, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. टेलर ने किसके बारे में दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में दिया था. ओके, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम एक साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करते थे. यहां पे मेन चीज हमारा ये होता था, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होता था. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को किस तरीके से हम इंप्रूव करेंगे. ओके, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे. और उसके साथ साथ यहां पे दोनों इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट और adopting such principle would generate larger surplus. So what will the answer for this question? Yes, so the correct answer for this question is एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ओके, इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं. ये 1856 में जन्म हुए थे पेंसिल्वेनिया में. ऑब्सेस्ड विथ ऑर्डर एंड कंट्रोल. इनको हर चीज में ऑर्डर एंड कंट्रोल चाहिए. इनको हर चीज में ऑर्डर एंड कंट्रोल चाहिए. राधिका, कल आपने वो हायर एजुकेशन के जो मैंने सेशंस कल जो प्रीमियर हो रहे थे 8 बजे, आपने देखा है, अटेंड किया बोला? आपने अटेंड किया? नहीं किया है, मुझे पता है आपने नहीं किया है. क्योंकि मैं कल खुद चेक कर रहा था कि कौन से स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं. ओके, अब ये सब करो. ओके, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एग्जाम के बाद पढ़ोगे. अभी पढ़ो, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आएंगे. और हायर एजुकेशन इसलिए मैंने पहले दे दिया क्योंकि आपको हायर एजुकेशन जब मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, मैं जब से मंडे से हायर एजुकेशन स्टार्ट करूंगा, तो जो बच्चा वो सब क्लासेस को रेगुलर बेसिस में देख के आया होगा ना, वो आराम से समझ जाएगा. और जो नहीं देखा होगा वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा. फिर वही हो जाएगा कि 1-2 मार्क 4 मार्क पेपर वन की वजह से एग्जाम रह जाएगा, पेपर 2 की वजह से एग्जाम रह जाएगा. तो अभी भी 1 महीने का टाइम बचा है, पढ़ लो. ओके, तो यहां पे ऑब्सेस्ड किसके ऊपर है? ऑर्डर और कंट्रोल के ऊपर ऑब्सेस्ड थे. यहां पे इनको हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए होता था. इन्होंने एक पीस रेट सिस्टम के बारे में बताया था. किसके बारे में बताया था? पीस रेट सिस्टम के बारे में बताया था, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. लेबर इंसेंटिव्स के बारे में इन्होंने बताया था. ओके, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा इंसेंटिवाइज करो, जो कम काम कर रहा है उसको पैसा कम दो. ओके, तो ये आपके क्लासिकल थ्योरीज अप्रोच में भी आ जाता है. तो टेलर का यह मानना था कि अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्रोच को यूज करते हैं तो यहां पे लेबर के इंटरेस्ट के साथ साथ हम मैनेजमेंट दोनों का इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे अगर, तो इससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. और उन्होंने ये भी बोला था डिवीजन ऑफ टास्क को डिवाइड कर दो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दो वर्कर के बीच में और मैनेजर के बीच में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट दिया है
नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेपवाइन कैन बी मैनेज बाय। अब देखो जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ग्रेपवाइन को किस तरीके से मैनेज करोगे, अनाउंसिंग अ टाइम टेबल फॉर मेकिंग डिसीजंस, आप एक टाइम टेबल बना दोगे डिसीजन के लिए, एक्सप्लेनिंग इनकंसिस्टेंट और सीक्रेटिव डिसीजंस, explain both the upside and downside effect of the decisions, open discussion on negative possibilities। देखो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रेपवाइन जो होता है ये एक इनफॉर्मल प्रक्रिया में देखने को मिलता है। किसी का चुगली करना, किसी का टांग खींचना, ये सब आपके ग्रेपवाइन में देखने को मिलते हैं। अगर वो जो ग्रेपवाइन का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अगर आपको इसको मैनेज करना है तो देखो ग्रेपवाइन को मैनेज करने के लिए आप टाइम टेबल डिसाइड कर दो। आप एक बता दो कि ये टाइम टेबल है, ये इसी टाइम टेबल में डिसीजन होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर कहां पे इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, कहां पे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, ओके, उसको भी बता दो। अपसाइड एंड डाउनसाइड इफेक्ट ऑफ द डिसीजन को भी बता दो। ओपन डिस्कशन ऑन नेगेटिव पॉसिबिलिटीज, ओके, ओपन डिस्कशन ऑन नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्या होगा उसको भी बता दो। तो क्या हो जाना चाहिए था आपका आंसर 1 2 3 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे एट वर्क। तो कम्युनिकेशंस ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने का कोशिश कीजिए अपने कलीग के साथ, ओके, ताकि एक प्रोफेशनलिज्म एंश्योर्ड हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयज के ओपिनियन को पूछिए कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद अगर कोई लीडर बनना चाहता है, नेचुरल लीडर, किसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो लीडर बन के ग्रुप को मैनेज कर सकता है, उसको पहचानिए। फिर उसके बाद जो कम्युनिकेशन मीडियम, अब जो कम्युनिकेशन का माध्यम आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर कम्युनिकेट होने चाहिए बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद एनालाइज कीजिए वर्क प्लेस का कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एट वर्क। फिर नेक्स्ट दिया है व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के बारे में यहां पे सही क्या बोल रहा है, देखो ऑथोरिटी रिसाइड्स इन द पोजीशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑक्युपाइंग द पोजीशन। Authority depends ultimately on its validation from the response of those subject to it। Authority को हम legitimate power भी बोलते हैं। Usually there is negative correlation between authority and the degree of technical competence of a person, okay। तो अगर हम देखते हैं ऑथोरिटी मतलब किसी के पास पावर आना, पावर इन द सेंस लेजिटिमेट पावर आता है। ऑथोरिटी में आता है कि नहीं, आपको हम ऑथराइज कर रहे हैं कि आप डिसीजन ले सकते हो, तो हम उनको ऑथोरिटी दे रहे हैं, मतलब लेजिटिमेट पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्ड तो होगा ही होगा, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, तो इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। अब देखो, अब दो को देखो, ऑथोरिटी डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन इट्स वैलिडेशन फ्रॉम द रेस्पॉन्स ऑफ दो सब्जेक्ट टू इट। तो ऑथोरिटी डिपेंड करता है वैलिडिटी के ऊपर, ओके, वैलिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका वैलिडिटी क्या है, आपको 5 साल के लिए सरकार बनाने का ऑथोरिटी दिया जा रहा है। 5 साल के बाद अगर सरकार रही तो आपके पास ऑथराइज्ड है, अगर सरकार गई तो आपके पास वो ऑथोरिटी नहीं है। तो ऑथोरिटी वैलिडेशंस के ऊपर भी डिपेंड होता है। क्लियर है? तो दो भी आएगा। अब दो भी आएगा मतलब दो के साथ, देखो दो के साथ मेरा 3 भी है। अब दो के साथ 3 कहां पे दिया है, ये भी नहीं दिया है, एलिमिनेट कर दो। एक देखो और 4 को देखो, ऑथोरिटी रिसाइड्स इन द पोजीशन। ऑथोरिटी किसके ऊपर रिसाइड होता है, पोजीशन। प्रधानमंत्री का एक पोजीशन है, उनके पास वो ऑथोरिटी है। राष्ट्रपति, उनका एक पोजीशन है, वो सुप्रीम कमांडर है हमारे, तो उनके ऊपर उनके पास ऑथोरिटी है, मतलब 1 भी आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था, 1 2 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका ऑथोरिटी। यूजुअली देयर इज सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन ऑथोरिटी एंड डिग्री ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस। नो, अगर किसी के पास ऑथोरिटी है तो उसके पास वो कॉम्पिटेंस भी है। पॉजिटिव रिलेशन होता है, ना कि नेगेटिव रिलेशन होता है। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी, गिव मी 1 मिनट, ओके, 1 मिनट मुझे दीजिए। आप ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आता हूं।
क्या था ऑथोरिटी, क्या था हमारा, क्या था ऑथोरिटी? ऑथोरिटी एक ऑफिशियल पावर होता है, ऑथोरिटी हमारा एक ऑफिशियल पावर होता है, हमारा एक लीगल पावर होता है। स्क्रीन नॉट विजिबल, अभी विजिबल है या नहीं है? विजिबल है भी आपको? तो ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी आपका एक ऑफिशियल और लीगल पावर होता है, ओके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है, जो भी उनका काम होता है अकम्प्लिश करने के लिए, ओके। तो डिग्री ऑफ ऑथोरिटी शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द असाइन्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अलाइन टू ईच अदर, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, डैश इज डिफाइंड एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट रेफर्स टू एन एबिलिटी। क्या है कीवर्ड? हमेशा क्वेश्चन में कीवर्ड, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। क्या दिया है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो कि रेफर्स करता है एबिलिटी टू रेगुलेट बिहेवियर टू एकोमोडेट सोशल सिचुएशन। आपको बताना है बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, देखो दिस इज द कीवर्ड, रेगुलेट कर रहे हो बिहेवियर को ताकि आप एकोमोडेट कर सको किसी एक सोशल सिचुएशंस को। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मॉनिटरिंग। मॉनिटर में ही तो हम कंट्रोल करते हैं ना खुद को, तो सेल्फ मॉनिटरिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेल्फ अवेयरनेस, आपकी जागरूकता, आप कितना जागरूक हो, सेल्फ अवेयर। आपको पता है कि हे भगवान एग्जाम है और 1 महीने के बाद मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये खत्म करना है जल्दी जल्दी, तो आप यहां पे क्या हो गए? सेल्फ अवेयर। यू आर अवेयर अबाउट दी एग्जाम, यू आर अवेयर अबाउट दी सोसाइटी, यू आर अवेयर अबाउट दी चेंजिंग, क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट कम दी सेल्फ मैनेजमेंट, देन आफ्टर दैट यू विल मैनेज योर सेल्फ। नो, आई हैव टू बी काम, I have to be patient and I have to handle all the difficult situations with proper analysis। तो ऐसे आप मैनेज कर रहे हो। सेल्फ एस्टीम, व्हाट डज सेल्फ एस्टीम मीन्स? मतलब आपका इज्जत, आपका सम्मान, ओके, आपकी प्रेस्टीज। और सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स यू आर रेगुलेटिंग योर बिहेवियर, तो ये हो जाता है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन में, आपको बताना है मॉडल्स। अब ये मॉडल्स को हम पढ़ेंगे आज। ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल। अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो देखो वन बाय वन हम सभी के कीवर्ड को समझने का कोशिश करेंगे। पहला दिया है ऑटोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक मतलब क्या है? डिक्टेटरशिप, पावर। यहां पे किसका रोल, किसका बोलबाला होगा? पावर। यहां पे पावर के जरिए आपसे काम करवाने का कोशिश किया जाएगा। कस्टडियल, जैसे बोला जाता है ना, यू आर अंडर आवर कस्टडी। जैसे जैसे आप कहीं पे पढ़ने जाते थे तो आपके एक कस्टडियन होते थे, आपके एक लोकल गार्डियन होते थे जो कि आपको उनके कस्टडी में रखा जाता था, तो कस्टडियल, ओके। फिर सपोर्टिव मॉडल, नाम से पता चल रहा है सपोर्ट। अब यहां पे आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, ओके। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे तो सपोर्ट कौन करेगा? लीडर आपको सपोर्ट करेगा। फिर आता है कॉलेजियल मॉडल। अब कॉलेजियल मॉडल कौन है? नाम से पता चल रहा है कॉलिग। क्या पता चल रहा है? कॉलिग। कॉलिग आपको कॉलिग के साथ इसका रिलेटेड होगा। अब बस मैच करो, मैच करो। ऑटोक्रेटिक मॉडल, इट्स डिपेंड ऑन पावर, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट? पावर। कस्टडियल मॉडल मतलब कस्टडी मतलब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, दैट इज मनी, दैट इज मनी। सपोर्टिव मॉडल, सपोर्ट, आपका लीडर, हम बोलते हैं ना हमारे लीडर हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो डिपेंड ऑन द लीडरशिप। एंड कॉलेजियल मॉडल, कॉलिग, आपके कॉलिग, पार्टनर्स। तो ये हो गया 4 का 1। अब देखो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए। यही सवाल पूछ देंगे आपको डिफिकल्ट बना के, देख रहे हो नहीं? यही सवाल पूछ देंगे आपको डिफिकल्ट बना के। अब ये जो 1 महीने का टाइम बचा है आपको, इसी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है बस, और कुछ नहीं है। जितना आपने कंसेप्ट पढ़ लिया उसको साइड में रखो। अभी जितना होगा मुझे बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट सीखना है। यही अप्रोच अगर आप यूज करोगे डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। अब देखो
ऑटोक्रेटिक, कस्टडियल, सपोर्टिव और कॉलिगियल मॉडल। अब वन बाय वन हम देखते हैं। यहां पे जो मॉडल का बेसिक होता है ये डिपेंड करता है पावर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर के ऊपर। फिर कस्टडियल मॉडल में किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इकोनॉमिक सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, इकोनॉमी पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोर्टिव, हम बोलते हैं हमारा लीडर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, तो लीडरशिप, आपको लीडर किस तरीके से गाइड कर रहा है। फिर आता है आपका कॉलिजियल, कॉलिजियल मतलब पार्टनरशिप, ओके। फिर आता है मैनेजरियल ओरिएंटेशंस। अगर हम मैनेजरियल ओरिएंटेशंस में देखेंगे, मैनेजरियल ओरिएंटेशंस, अब यहां पे मैनेजर ओरिएंटेशन क्या होगा? ऑटोक्रेटिक में ऑथोरिटी दिखाया जाएगा आपको, उसके पास ऑथोरिटी है बोल के तो वो पावर दिखा रहा है। यहां पे पैसा दिखा के आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यहां पे लीडर आपको सपोर्ट करेगा। पार्टनरशिप में क्या आ जाएगा? टीम वर्क आ जाएगा। अगर किसी के पास ऑथोरिटी है, पावर है, तो एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन क्या होगा? उसको चुपचाप सुनेगा, ओबीडियंस। यहां पे एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या होगा? पैसा मिल रहा है, मतलब हमारी सिक्योरिटी, हमारी बेनिफिट के लिए। फिर यहां पे एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन क्या होगा? अगर लीडर आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आप परफॉर्म करने का बहुत ही अच्छे से कोशिश करोगे, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? जॉब परफॉर्मेंस। फिर यहां पे एम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या आ जाएगा? कॉलेजियल मॉडल में अगर आपका टीम वर्क अच्छा है, अगर आपका ग्रुप में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, तो आप एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल होगे, एक दूसरे को आप क्या करोगे? सपोर्ट करोगे, ओके। फिर आता है एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल रिजल्ट। अब एम्प्लॉयज का दिमाग में क्या असर होगा? वो अपने बॉस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। कहां पे? ऑटोक्रेटिक में। अब यहां पे एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या होगा? कस्टडियल में। यहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो काम करेगा और उसको वहां से सैलरी मिलेगा। फिर यहां पे सपोर्टिव में एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, साइकोलॉजिकली क्या चलते रहता है? पार्टिसिपेशन। अगर हमें लीडर बहुत सपोर्ट कर रहा है तो हमें भी पार्टिसिपेट करना है ज्यादा से ज्यादा। फिर यहां पे एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या आ जाएगा? कॉलेजियल में ग्रुप अगर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, देन विल मेंटेन अ सेल्फ डिसिप्लिन विद इन द ग्रुप, ओके। फिर एम्प्लॉयज नीड मीट, यहां पे सब्सटेंसेस नीड्स फुलफिल होता है, सब्सिस्टेंस, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल होता है, स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और यहां पे कॉलेजियल में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को फुलफिल होता है। परफॉर्मेंस रिजल्ट, अगर कोई आपको डरा धमका के काम करवाएगा तो यहां पे परफॉर्मेंस आपका बहुत ही कम होगा। यहां पे पैसिव कोऑपरेशन, अगर आपको पैसा मिल जा रहा है, बैठे बैठे अगर आपको पैसा मिल जा रहा है, देन यू विल बी व्हाट? देन यू विल बी पैसिव। यू विल कोऑपरेट विथ हिम और हर वेरी इन अ पैसिव वे। फिर आपका क्या आता है? अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है लीडर की तरफ से, देन यू विल अवेकन योर ड्राइव्स, मुझे और ड्राइव्स मतलब मोटिवेशन जी लाएगा आपके अंदर। और यहां पे कॉलेजियल में क्या आएगा? अगर आप एक ग्रुप के मेंबर हो और सभी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो एंथुजियाज्म आएगा कि यस मुझे भी काम करना है। अगर आपके बाजू में साइड में सब कोई पढ़ रहे हैं और आप ही नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। तो यही होता है आपका कॉलेजियल। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस इन मोटिवेशन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखो आपको बताना है मोटिवेशन का प्रोसेस किस तरीके से एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। पहले क्या नीड डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करता है, सर्च एंड चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर क्या इवैल्यूएशन ऑफ पनिशमेंट होगा, क्या फिर रिवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट होगा, या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ नीड होगा। देखो सबसे पहले मोटिवेशन जब भी आता है, जरूरत को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या है जरूरत। तो सबसे पहले एक नीड डेफिशिएंसी आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? एक जरूरत आएगा, नीड। तो नीड डेफिशिएंसी अगर आता है हमारा तो क्या होगा? यस, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लास्ट में आएगा? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच समझो, क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लास्ट में आएगा या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ नीड्स लास्ट में आएगा? देखो नीड डेफिशिएंसी के बाद लास्ट में आपका रीवैल्यूएट करोगे नीड को, कि आपका वो नीड फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ओके। तो आप 3 को भी एलिमिनेट कर सकते हो, 3 को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो यहां पे भी एक 6 है, एक 6, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नीड डेफिशिएंसी के बाद
आप सर्च करते हो, स्ट्रैटेजी को चॉइस करने का कोशिश करते हो, कौन सा स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना है, किस तरीके से आप नीड को फुलफिल करोगे। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर आपके अंदर एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा। ओके, फिर आप इवैल्यूएट करोगे अपने बिहेवियर को, उसी हिसाब से रिवॉर्ड दोगे, पनिश करोगे। मतलब 4 के बाद तो 5 आएगा ही आएगा। अब 4 के 5 यहां पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखो, आप बिहेवियर को इवैल्यूएट करने के बाद ही तो रिवॉर्ड दोगे ना, कॉपी चेक करने के बाद ही तो बच्चों को A+A- B+B दोगे। समझ गए कि नहीं? तो इवैल्यूएशन के बाद देखो, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते, इवैल्यूएशन के बाद ही रिवॉर्ड आएगा, तो 4 के बाद 5 ही आएगा। तो 4 के बाद 5 यहां पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये सब हैबिट आपका कैसे डेवलप होगा पता है? ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन अ मैनेजर। तो हेनरी फ्योल के हिसाब से कौन से क्वालिटीज एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए, यह आपको बताना है। फिजिकल, मेंटल, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल, कंसेप्चुअल, टेक्निकल, ह्यूमन, कंसेप्चुअल, मेंटल एंड मोरल। फिजिकल, मेंटल, मोरल, एजुकेशनल, टेक्निकल, एक्सपीरियंस, मेंटल, मोरल, कॉन्सेप्चुअल, एजुकेशनल, टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस। तो देखो, यहां पे मैं आपको ना हेनरी फ्योल्स के कुछ क्वालिटीज के बारे में बता रहा हूं, एक निमोनिक्स बता रहा हूं। उस निमोनिक्स से याद रखो, पीएम मीट। क्या याद रखोगे? पीएम मीट से याद रखो। पीएम मीट से आपको याद रखना है, पी से फिजिकल, एम से मेंटल, एम से मोरल, ई से एजुकेशनल, ई से एक्सपीरियंस और टी से एक्सपीरियंस। ओके, टी से टेक्निकल। तो what was the answer for this question? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पीएम मीट से याद रखो, ये 6 क्वालिटीज के बारे में, 1 2 3 4 5 6, यस, ये 6 क्वालिटीज होने चाहिए एक मैनेजर के अंदर एज पर दी हेनरी फ्योल। कोड वाले सवाल में पूछ दिए जाएंगे कि बताइए हेनरी फ्योल के 6 क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए, तो आपको याद रखना है पीएम मीट। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? यस। देखो, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। ओके, क्वालिटीज क्या होना चाहिए इफेक्टिव मैनेजर्स के अंदर? तो देखो, एक तो फिजिकली वो साउंड होना चाहिए। फिजिकली साउंड इन द सेंस उसका हेल्थ, उसके स्वास्थ्य, उसके एड्रेस, फिजिकली वो साउंड होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी भी उसके अंदर होना चाहिए, उसका लॉजिकली सोच सकेगा, रैशनली वो सोच सकेगा। मोरल, उसका एनर्जी हमेशा हाई होना चाहिए। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एनी ऑर्डर फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। ओके, उसके साथ साथ एजुकेशनल कॉम्पिटेंसीज भी होने चाहिए। अब जो चीज पे काम कर रहा है उस चीज के बारे में उसको एजुकेटेड भी होना पड़ेगा। उसके साथ साथ टेक्निकली ही और सी शुड ऑल्सो बी साउंड, एंड along with that he or she should have also some experience related to that field. ये हो गया आपके qualities of an effective manager, and you have to remember it by a mnemonics PM meet. Let's move to the next. नेक्स्ट दिया है, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। देखो, प्लानिंग जब हम करते हैं तो कौन से स्टेप्स को हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या ये सबसे पहले आएगा? नहीं सर, ये तो नहीं आएगा। सिलेक्ट तो नहीं करेंगे ना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को। क्या हम एस्टेब्लिश करेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को? क्या सबसे पहले हम एस्टेब्लिश करेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को? 2 तो आएगा ही नहीं, और 2 दिया भी नहीं है। अब देखो, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 3 रिपीट किया है, तो यूजीसी ने जो आंसर्स होता है ना, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा बार रिपीट करता है। मतलब बी और डी में से एक आंसर होगा। क्या होगा? बी और डी में से आंसर होगा। क्या हम एस्टेब्लिश करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव? यस, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। मतलब 3 होगा, बी होगा या फिर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब देखो 1 और 2 को देखो, क्या लास्ट में 1 आएगा, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन?
या लास्ट में एस्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। देखो हम लास्ट में सिलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ये अप्रोच को देखो। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करते हो, फिर डिटरमाइन करते हो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर डिटरमाइन करने के बाद जब आपने अल्टरनेटिव कोर्स को डिटरमाइन कर लिया, अब उस कोर्सेस को इवैल्यूएट भी करोगे ना, तो देखो 5 के बाद तो 4 आएगा ही आएगा। अब 5 के बाद 4 यहां पे दिया है, यहां पे दिया है। उसके बाद देखो आपको एस्टैब्लिश करना है क्या सीक्वेंस होगा आपके एक्टिविटीज के। ओके, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, कौन से एक्टिविटीज को आप पहले करोगे। जब आप कर लोगे, जब आपने सेट कर लोगे, फिर आप उनमें से चेक करोगे कि आपके काम के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होगा। तो सिलेक्ट तो लास्ट में ही करोगे ना, तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन दिया है मैट्रिक स्ट्रक्चर से। अब देखो ये जो मैट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रीइंफोर्स यूनिटी ऑफ कमांड, इज इनएक्सपेंसिव, इजी टू एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉयज, गिव्स टू सम एम्प्लॉयज मोर देन 1 बॉक्स। अब जैसे मैट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, जैसे मान लो आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, मान लो आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन इन्फोसिस एंड आपका क्लाइंट कौन है? आपके क्लाइंट है एसबीआई। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, योर क्लाइंट इज एसबीआई, सो यू आर वर्किंग इन द प्रोजेक्ट का नाम जो होगा वो एसबीआई का होगा, बट यू आर द एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस। तो यहां पे क्या है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको 2 बॉस को रिपोर्ट करना है। वन यू हैव टू रिपोर्ट टू द इन्फोसिस एंड अनदर वन इज यू हैव टू रिपोर्ट टू द योर प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है, हमने जो पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, जो हेनरी फेयोल के यूनिटी ऑफ कमांड को वायोलेशंस किया जाता है in matrix organization structure, because in matrix organization structure you have to report to more than 1 boss. Okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी will be the right answer for this question. Okay, gives to some employees more than 1 boss. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, span of management at the upper level is generally narrow. अब span of management जो upper level में होता है नैरो होता है, और लोअर लेवल में स्पैन जो होता है वाइड होता है। अगर हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं, अब ये ऊपर में नैरो होता है और नीचे में वाइडर होता है। क्यों होता है? बिकॉज एट द टॉप लेवल देयर आर ओनली सम पर्संस, बहुत कम ही लोग रहते हैं जो कि आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो कि आपको सुपरवाइज कर रहे हैं। ओके, बट इफ यू गो टू द लोअर लेवल, एट लोअर लेवल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही वाइड होता है, बिकॉज यहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज लोअर लेवल में काम करते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर नेक्स्ट ये दिया है कि जो टास्क एलोकेटेड होता है सबऑर्डिनेट को लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है कि नहीं? अब जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं उनको अपना काम बता दिया जाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड पूरा एक स्पेसिफिक काम बता दिया जाता है, एंड थस मेकिंग सुपरवाइजन इजी एंड सिंपल। तो जिससे क्या होता है, सबको अपना अपना रोल पता है, सबको अपना अपना रोल पता होता है, इसी के लिए सुपरवाइजेशन यहां पे करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। क्या मैच करना है कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, ईआरजी थ्योरी किसने दिया था, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई किसने दिया था, और नीड थ्योरी किसने दिया था। देखो 2 फैक्टर थ्योरी को हम डुअल फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, हर्जबर्ग के 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। अब 2 फैक्टर जो थ्योरी है इसे किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। तो ए का तो हो गया आपका 2। फिर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी जो है इसे किसने दिया था? अल्डरफर के ईआरजी थ्योरी में आ जाता है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दिया था? डगलस मैकग्रेगर ने दिया था।
और नीड थ्योरी किसने दिया था? पा से याद रखो, नीड थ्योरी किसने दिया था? डेविड मैक्लेलैंड ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखो यहां पे हर्जबर्ग के टू फैक्टर प्रिंसिपल क्या है? एक होता है मोटिवेशन फैक्टर, एक होता है आपका हाइजीन फैक्टर। अब मोटिवेशन फैक्टर, अगर आप मोटिवेशन फैक्टर को इंप्रूव करते हो तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। याद रखो, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी एम्प्लॉइज को, तो वो और भी ज्यादा वो मोटिवेट होगा, उससे उसका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। अगर आप हाइजीन फैक्टर, जो मेंटेनेंस फैक्टर को इंप्रूव करते हो, तो उससे क्या होता है? जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है काम में, वो डिक्रीज होता है। ओके, जैसे मोटिवेटर फैक्टर में देखेंगे, अगर किसी को आप कोई अगर अचीव कर रहा है, उसको शाबाशी दे रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जो काम आप कर रहे हो वो भी आपका आ जाता है। आपका एडवांसमेंट कितना हो रहा है, और साथ ही साथ आपका पर्सनल ग्रोथ भी कितना हो रहा है। फिर उसके बाद हाइजीन फैक्टर। अब हाइजीन फैक्टर में क्या आ जाएंगे? जैसे वर्किंग कंडीशन, पंखा, एसी, एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, साफ सुथरा है या नहीं है, को वर्कर के साथ रिलेशन कैसा है, आपका को वर्कर के साथ रिलेशन कैसा है, आपके पॉलिसीज और रूल्स कैसे हैं, आपका जो सुपरवाइजर है उसका क्वालिटी कैसा है। उसके बाद आपका बेसिक वेजेस एंड सैलरी, ये सब आपके हर्जबर्ग के टू फैक्टर थ्योरी में आ जाते हैं। फिर अगर हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में देखते हैं, तो थ्योरी एक्स जो एम्प्लॉइज होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, साय होते हैं, दे डोंट eager to do the work by themselves, इनको पुश करना पड़ता है, इनको धक्का लगाना पड़ता है थ्योरी एक्स वाले। बट थ्योरी वाई वाले जो होते हैं, दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, वो खुद लीड करते हैं अपने लाइफ को, दे टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये हो जाते हैं थ्योरी वाई वाले। उसी तरह अगर हम देखेंगे एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स। ओके, तो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स, ये आपका किसका है? मैस्लोस का हायर वर्जन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द 4 टाइप ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। अब 4 तरीके का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लीगल, फिलांथ्रोपिक, इकोनॉमिक, एथिकल। फिर उसके बाद एथिकल, मोरल, सोशल एंड इकोनॉमिक। फिलांथ्रोपिक, जस्टिस, इकोनॉमिक एंड एथिकल। लीगल, मोरल, एथिकल एंड इकोनॉमिक। देखो अगर हम देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो याद रखो PELE, फिलांथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, PELE से याद रखिए। इकोनॉमिक मतलब एक काम, मैनेजर का यह भी काम है कि वो स्टेक होल्डर्स का वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। इकोनॉमिक मतलब इट इज रिलेटेड टू पैसा किस तरीके से बढ़ेगा। लीगल मतलब लीगली होगा काम, रेगुलेट बाय द लॉ से याद रखो। एथिकल मतलब जो राइट है राइट चीज को करिए, जो गलत है गलत चीज को अवॉइड कीजिए, तो वो हो गया आपका एथिकल। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशनरी मतलब वॉलेंट्री एज्यूम्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री। ओके, मतलब जो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जो CSR एक्टिविटीज होता है, वो उनका वॉलेंट्री होता है, वो वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैनेजरियल ग्रिड मॉडल। ये जो मैनेजरियल ग्रिड मॉडल है, इसे किसने डेवलप किया था? फिडलर ने, हार्से एंड ब्लैंचर्ड ने, टेननबाउम एंड स्किमिड ने, ब्लैक एंड मोर्टन ने। तो जब आपको PDF मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है? इसको गूगल करना है, इसको गूगल करना है, इसको गूगल करना है, इसको गूगल करना है, और सभी के सभी मॉडल्स को पढ़ना है। फिडलर का क्या मॉडल था उसको पढ़ो, हार्से एंड ब्लैंचर्ड का क्या मॉडल था उसको पढ़ो, टेननबाउम एंड स्किमिड का क्या मॉडल था उसको पढ़ो, ब्लैक एंड मोर्टन का पढ़ो क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक एंड मोर्टन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मैनेजरियल ग्रिड के बारे में। अब देखो मैनेजरियल ग्रिड क्या है, यहां पे 5 चीजों के बारे में बताया था। इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट, ओके, इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट, एक मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट,
एक ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, ओके, एक कंट्री क्लब मैनेजमेंट और एक टीम मैनेजमेंट। ओके, मैक आईटी से याद रख सकते हो, मैक आईटी से याद रख सकते हो, मैक आईटी। ओके, मैकबुक आता है तो मैक आईटी से आप याद रख सकते हो। मिडिल ऑफ द रोड, अब ये जो मिडिल ऑफ द रोड है ये 5,5 है, ना इधर के ना उधर के, ना इधर जा रहे हो ना उधर आ रहे हो, बीच रोड में फंस गए हो। मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो, मॉडरेट बैलेंस बना के रखते हो। किसके बीच में, आप अपने लोगों के बारे में और अपने प्रोडक्शन के बारे में मॉडरेट ही सोच रहे हो, बैलेंस करके सोच रहे हो। फिर आता है इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट। इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट को कैसे याद रखोगे, इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट को कैसे याद रखोगे, गरीब, पॉवर्टी से याद रखो, गरीब है बेचारा, ना ही ये लोगों के बारे में सोच रहा है ना ही ये प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है। तो ये होते हैं लेस फेयर, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो लीडर होते हैं यहाँ पे ये लेस फेयर होते हैं, इनका कोई भी कुछ भी चीज का लेना देना नहीं होता है। फिर आता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अब कंट्री क्लब से याद रखो, क्लब, क्लब में जा रहे हो आप, कहीं पे क्लब में जा रहे हो आप, अपने एम्प्लॉयज को क्लब में लेके जा रहे हो, देन यू आर थिंकिंग अबाउट योर एम्प्लॉयज ओनली। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टी सार्टी करने का कोशिश करते हो, काम धाम छोड़ देते हो, तो इसको हम बोलते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। फिर आता है ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। नाम से पता चल रहा है ऑथोरिटी मतलब यहां पे क्या है, पावर। पावर कौन दिखाएगा, लीडर। लीडर अगर पावर दिखा रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो यहां पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन विल बी हायर एंड कंसर्न फॉर पीपल विल बी लोअर। फिर आता है आपका टीम मैनेजमेंट। अब टीम मैनेजमेंट जो है 9,9 है, मतलब टीम मैनेजमेंट में यहां पे लोगों के प्रति कंसर्न भी हाई होगा और प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न भी हाई होगा। तो अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो बताइए सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा है, तो टीम मैनेजमेंट ही अच्छा है सबसे। ओके, क्लियर हुआ। अगर उसके बाद कौन सा है पूछा जाएगा, उसके बाद आपको मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट अच्छा है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। अब देखो एटीट्यूड का मैंने कंपोनेंट बताया था, क्या बताया था मैंने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कैब, कैब से याद रख सकते हो या फिर एबीसी से याद रख सकते हो, एबीसी से याद रख सकते हो। कॉग्निटिव, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू स्क्रीन स्टक। ओके, अब देखो कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर माइंड, अफेक्टिव इज रिलेटेड टू योर व्हाट, अफेक्शन, थॉट, एंड बिहेवियरल रिलेटेड टू योर एक्शन, क्या बिहेव कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो। तो ethical will be the right answer for this question, D will not be the correct answer for this question. Cognitive it is your belief and it is your knowledge. Cognitive में क्या आ जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका नॉलेज। अफेक्टिव में आपका फीलिंग्स और बिहेवियरल कंपोनेंट में आपका एक्शन, आपका प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट, आप कितना उतावले हो एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग हु डिड नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू मोटिवेशन। अब आपको इनमें से बताना है, इनमें से कौन है जो कि मोटिवेशंस के लिए, जो कि मोटिवेशंस के प्रति कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किए थे। मैकग्रेगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिए थे, मैकक्लेलैंड नीड फॉर पावर दिए थे, एमसी फार्लैंड ने कुछ दिया ही नहीं था, और मैस्लोस के हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया था। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मिल्टन फ्रीडमैन, क्या बोला है, मिल्टन फ्रीडमैन ने यह स्टेट किया है, stated his belief that there is only one social responsibility for a company to use its resources. अब मिल्टन फ्रीडमैन का यह बोलना था कि एक एम्प्लॉयज के एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज अपना रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। टू व्हाट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम यूज क्यों करेंगे, टू गिव एज मच एज चैरिटेबल टू कॉज एज पॉसिबल, एंश्योर करेंगे एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज फॉर द वर्कर, इंक्रीज प्रॉफिट सो लॉन्ग एज इट स्टेज विद इन द रूल ऑफ गेम। अब देखो अगर आप बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करने का कोशिश करोगे तो क्या सब कुछ दान दक्षिणा में बांट दोगे, नहीं ना। क्या एंश्योर करोगे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट,
आपका आपका बिजनेस हो या ना हो, बट हमें तो हायर कर रहा है, नहीं ना। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द वर्कर, पैसा होगा तभी तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे ना। तो इंक्रीज करो प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज करो, बट बाय बिहेविंग इन अ एथिकल वे, बाय कंडक्टिंग योर बिजनेस, बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ गेम, रूल ऑफ गेम को फॉलो करोगे एंड एथिकल वे में आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे। सो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लेस फेयर लीडरशिप। अब लेस फेयर लीडरशिप के बारे में कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। जो एम्प्लॉइज होंगे लेस फेयर लीडर में हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑथोरिटी, क्या ऑटोनॉमी, सॉरी ऑटोनॉमी। अब देखो जो लेस फेयर लीडर जो होते हैं वो तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं ना, हमसे ना हो पाएगा, जो करना है आपको करना है। तो एम्प्लॉइज के पास यहां पे बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होगा ही होगा, मतलब वन तो आएगा। अब देखो वन यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखो लीडर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, लेस फेयर में तो लीडर तो कभी इन्वॉल्व होता ही नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। तो दो को एलिमिनेट कर दो, दो को एलिमिनेट कर दो, तो बचेगा क्या, एक और तीन। एक और तीन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब लेस फेयर लीडरशिप स्टाइल कब सक्सेस होगा? जब वो लीडर के जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज अगर स्किलफुल है और मोटिवेटेड है काम करने के लिए, तभी जाके लेस फेयर लीडरशिप स्टाइल जो है वो सक्सेस होगा, क्योंकि यहां पे लीडर अपना हाथ खड़ा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको बताना इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। देखो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में हमने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का कीवर्ड याद रखो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, दिस इज रिलेटेड टू योर माइंड। अब देखो यहां पे बिलीव, वैल्यूज, आइडियाज, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में आ गया है, और हमें पूछना है, हमें पूछा गया है इनकरेक्ट। यहां पे देखो इमोशनल कंपोनेंट आ गया है, फीलिंग आ गया है, तो दिस इज रिलेटेड टू अफेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। आउट ऑफ थ्री कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड ओनली द बिहेवियर कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। देखो बिहेवियरल कंपोनेंट को ही हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियरल कंपोनेंट में आप किसी चीज को एक्शन के जरिए कर रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरीके से किसी के साथ बात कर रहे हो वो पता चलता है ना। तो इसी को ही सिर्फ और सिर्फ आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, किसको, बिहेवियरल कंपोनेंट को। तो ये आपका सही हो जाएगा और नॉन इनकरेक्ट नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैनेजर सब्सक्राइबिंग टू डैश एजम्पशन अटेम्प्ट टू स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड क्लोजली सुपरवाइज देयर एम्प्लॉइज। देखो यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, थ्योरी एक्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी एक्स में क्या होता है, यहां पे यहां, अच्छा इनकरेक्ट बोला है, क्या बोला है, यस, तो नॉन इज इनकरेक्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखो जल्दबाजी में गलत हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं, तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, तो मैनेजर सब्सक्राइबिंग टू थ्योरी एक्स assumption attempt to structure, control and closely supervise their employees। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जेड थ्योरी। जेड थ्योरी किसने दिया था, विलियम आउची ने दिया था। किसने दिया था, आउची ने दिया था। ओके, तो विलियम आउची ने जेड थ्योरी में क्या बताया था, यहां पे आपको प्रोडक्शन के साथ साथ लोगों के प्रति भी कंसर्न होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जापानीज और अमेरिकन कल्चर को मर्ज करके एक जेड थ्योरी के बारे में बताया गया। तो जेड थ्योरी विलियम आउची ने दिया, वाई थ्योरी मैग्रेगर ने दिया, हायरार्की नीड थ्योरी मैस्लोस ने दिया, हाइजीन थ्योरी हर्जबर्ग ने दे दिया। तो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है पर्सनैलिटी डायमेंशंस और उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स। अब देखो एक्सट्रोवर्ट्स, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब देखो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्या है,
हम बोलते हैं ना ये तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, ये बहुत ही सोशियली घुल मिल जाता है सबके साथ। ओके, और कॉन्सियसनेस क्या होता है अगर हम इसे मैच करते हैं? अब देखो इसको हम अगर मैच करेंगे, जो एक्सट्रोवर्ट्स होंगे बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होंगे, बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होंगे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होंगे, सोशियबल होंगे, एंड दे आर वेरी मच आउटगोइंग। तो ए का हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 2। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दो, 4 को एलिमिनेट कर दो, आइदर 1 होगा या फिर 2 होगा। अब देखो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अगर ओपन है एक्सपीरियंस के लिए, क्या 1 होगा? देखो खुद को सवाल पूछो, क्या अगर वो बहुत ही ज्यादा ओपन है एक्सपीरियंस करने के लिए, क्या वो काम होंगे, हैप्पी होंगे, सिक्योर होंगे, या फिर उनके अंदर वो क्रिएटिविटी स्किल्स होगा? क्या उनके अंदर वो क्रिएटिव स्किल होगा, क्यूरियस होंगे? यस, दे आर वेरी मच क्रिएटिव, दे आर वेरी मच क्यूरियस, दे आर वेरी मच इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव एंड आर्टिस्टिकली सेंसिटिव। तो डी का हो जाएगा 3, तो ये भी एलिमिनेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, फिर उसके बाद कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस मतलब बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं ये इंसान, बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल एंड ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल एंड वेरी मच परसिस्टेंट इन देयर जॉब। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सियसनेस। फिर उसके बाद आता है आपका इमोशनल, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? दे आर वेरी मच काम, हैप्पी एंड वेरी मच सिक्योर, दे आर इमोशनली वेरी वेल बैलेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अगर हम देखेंगे डिस्टिंक्ट फीचर्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होगा ही होगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे अगर वो रिजिड होगा, अगर वो फिक्स्ड होगा, तो हम उसे हर जगह में यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब उसे हम हर जगह में यूज कर पाएंगे, मतलब ए के साथ बी आएगा। ओके, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट ऑब्सोल्यूट। अब ये गलत हो गया ना, यहां पे बोल रहा है यूनिवर्सल और यहां पे बोल रहा है एब्सोल्यूट, यहां पे बोल रहा है यूनिवर्सल और यहां पे बोल रहा है नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ही तो यूनिवर्सल होता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो सी को एलिमिनेट कर दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ए एंड बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ए एंड बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ा था फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, FSNPA के बारे में हमने पढ़ा था। तो ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होगा? मेंबर बिगिन टू रिजॉल्व डिफरेंस। क्या ये पहले आएगा? क्या ये पहले आएगा? मेंबर रिजॉल्व करते डिफरेंस? ए तो नहीं आएगा, और ऐसे भी ए दिया नहीं है, ई दिया है और डी दिया है। बस हमें ई को देखना है और डी को देखना है, ई को देखना है और डी देखना है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स। क्या पहले डी आएगा या फिर पहले ई आएगा? देखो मेंबर्स जो होते हैं बहुत ही मॉडरेटली ईगर होते हैं, उनका एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होता है, एंड दे आर वेरी मच एंशियस अबाउट व्हाई दे आर देयर एंड हु अदर मेंबर आर। तो सबसे पहले तो ई आएगा, दिस वन कम्स फर्स्ट। तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आइदर ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो यहां पे भी ई के साथ डी दिया है, डी दिया है। अब देखो लास्ट को देखो, अब लास्ट को देखना है, सी होगा या फिर बी होगा। देखो सी में दिया है मेंबर्स आर हाईली टास्क ओरिएंटेड एंड देयर इज यूनिटी इन द ग्रुप, या फिर इट इंक्लूड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट। अचीवमेंट तो लास्ट में ही आएगा, अचीवमेंट तो आपका लास्ट में ही आएगा, तो ये भी एलिमिनेट। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, और इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बस आपको एक पॉजिटिविटी रखना है, वहां पे घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के काम रहना है, कंपोज रहना है। ओके, काम रहना है, कंपोज रहना है, आराम से सवाल बनेंगे। ये PYQC है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव पेमेंट। अब जो इंसेंटिव पेमेंट दिया जाता है, इनके एडवांटेज आपको बताना है। अगर आपको इंसेंटिव पेमेंट अच्छा दिया जा रहा है, ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, ये तो आएगा ही आएगा। देखो सी तो आएगा ही आएगा। अब सी यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है। इंक्रीज स्क्रैप,
स्क्रैप मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना स्क्रैप, कूड़ा, कूड़ा होता है जो 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 स्क्रैप हो जाता है, जो पुराने स्कूटर पड़े हुए हैं आपके, वो 80 1980s 90s के समय जो बजाज के चेतक के स्कूटर अभी तक पड़े हुए हैं, तो वो स्क्रैप हो चुके हैं, तो स्क्रैप तो नहीं होगा, तो डी को एलिमिनेट कर दो। अब देखो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो बी सी कॉमन है, मतलब बी के साथ सी भी आएगा, बी भी आएगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, बस आपको डी देखना है, सॉरी आपको ए देखना है। इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, क्या ये आसान हो जाएगा न्यू मशीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या ये आसान होगा इंट्रोडक्शन करने के लिए न्यू मशीन, ये तो नहीं होगा ना। मशीन का क्या लेना देना इंसेंटिव पेमेंट के साथ, इंसेंटिव पेमेंट तो एम्प्लॉइज के लिए होगा, तो ए को भी एलिमिनेट कर दो। तो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी और सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द बिलो डिस्क्रिप्शन अरेंज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। तो देखो जब भी आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हो, क्या सबसे पहले आप ड्यूटीज को असाइन करोगे, क्या सबसे पहले ड्यूटीज को असाइन करोगे, नहीं ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। क्या सबसे पहले आप एस्टेब्लिश करोगे किसको रिपोर्ट करना है, नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, वर्क को डिवाइड करोगे, यस, सबसे पहले हम काम क्या है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर उसके बाद आप डिपार्टमेंटलाइजेशन बना करते हो, फिर उसके बाद ड्यूटीज को असाइन करते हो, फिर लास्ट में जाके आपको किसको रिपोर्ट करना है उसका रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, सेंसेशन, थिंकिंग, पर्सनैलिटीज आर वेरी इमोशंस एंड फोकस टुवर्ड द पास्ट। जो सेंसेशन हो रहा है, जो थिंकिंग, जो सोच रहे हो, क्या वो बहुत ही इमोशनल होता है, क्या उसको हम पास्ट की तरफ देखते हैं। इंट्यूशन, थिंकिंग, पर्सनैलिटी आर वेरी फ्यूचरिस्टिक। इंट्यूशन दिया है और साथ में दिया है फ्यूचरिस्टिक, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही है, आएगा, मतलब बी तो मैं गारंटी हो गया, बी आएगा ही आएगा। अब देखो बी यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको क्या करो, एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। अब देखो सेंसेशन, फीलिंग, पर्सनैलिटीज, सेंसेशन, फीलिंग, पर्सनैलिटीज आर वेरी अनकीन, बहुत ही अनकीन ऑब्जर्वर है, नॉन मैथोडोलॉजिकल है, और प्रॉब्लम क्रिएटर बोल रहा है। अरे भाई प्रॉब्लम क्रिएटर क्यों होगा, ये भी एलिमिनेट कर दो, तो सी को भी एलिमिनेट करो। कहां से सी एलिमिनेट हो गया, यहां से सी एलिमिनेट हो गया। अब देखो यहां पे भी बी डी कॉमन है, यहां पे भी बी डी कॉमन है, मतलब बी के साथ डी भी आएगा, बी के साथ डी भी आएगा। अब देखो सेंसेशन, थिंकिंग, पर्सनैलिटी आर वेरी इमोशनल, फोकस, पास्ट के प्रति फोकस करना, ये अच्छी बात नहीं होती है, तो ये भी एलिमिनेट कर दिए। तो ए को भी हमने एलिमिनेट कर दिया यहां से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, बी एंड डी। क्लियर हुआ यहां तक, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ रहे हो कैसे है। तो आपको ना ये सब गूगल करना है, सेंसेशन थिंकिंग क्या है, सेंसेशन थिंकिंग पर्सनैलिटी क्या है, इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनैलिटीज क्या है, सेंसेशन फीलिंग पर्सनैलिटीज क्या है, इंट्यूशन फीलिंग पर्सनैलिटीज क्या है, ये सब मायर्स ब्रिग के पर्सनैलिटी टाइप्स है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है, समझ गए, तो इसके साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। मायर्स ब्रिग टाइप्स इंडिकेटर पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जैसे पर्सनैलिटी टाइप्स, अगर हम देखते हैं पर्सनैलिटी टाइप्स, कितने कितने पर्सनैलिटी टाइप्स आते हैं, अगर हम देखते हैं पर्सनैलिटी टाइप्स को, तो सबसे पहले आता है आपका एक्सट्रोवर्ट्स। अब एक्सट्रोवर्ट्स तो आपको पता है कौन होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बहुत ही एनर्जाइज्ड लोग होते हैं, ये बहुत सारे काम को करने का कोशिश करते हैं, दे आर वेरी मच सोशिएबल पीपल एंड दे आर वेरी मच एनर्जाइज्ड, और ये घुल मिल जाते हैं सबके साथ। सेंसर्स आर रियलिस्टिक पीपल
जो कि सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस किसके ऊपर होता है, फैक्ट और डिटेल्स के ऊपर। और यहां पे वो अपने सेंसेस को यूज करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम निकाल सके। तो सेंसर से याद रखो, दे यूज देयर सेंसेस। थिंकर्स, थिंकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर रैशनल पर्सन होते हैं, वो रैशनल पर्सन होते हैं, वो लॉजिकली किसी चीज को एनालाइज करते हैं, किसी चीज का फायदे नुकसान को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं थिंकर। स्टक हो गया है। यस, तो ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। हाँ, यस, तो ये क्या हो गए, ये हो गए थिंकर्स। ओके, फिर आते हैं जजमेंट। जजमेंट मतलब यहां पे वो जजमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, जैसे जज होते हैं, जजर्स टेंड्स टू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर लाइक टू मेक एंड स्टिक टू द प्लान्स एंड आर कंफर्टेबल फॉलोइंग द मोस्ट रूल। इंट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट्स का। दे वो अपने आप में ही रहते हैं, इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ओके, फोकस करते हैं एक ही काम को एक ही समय में वो करने का कोशिश करते हैं। इंट्यूटिव क्या होते हैं, पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। ओके, पैटर्न को स्टडी करते हैं, इनोवेशंस के ऊपर फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिव। फीलर्स, थिंकर्स, फीलर्स। फीलर्स क्या है, दे आर टेंड्स टू बी सेंसिटिव एंड कोऑपरेटिव, डिसाइड बेस्ड ऑन देयर पर्सनल वैल्यूज। ये अपने खुद के पर्सनल वैल्यूज के ऊपर डिसाइड करते हैं, फील करते हैं, किसी चीज को महसूस करते हैं। एंड परसीवर कौन होते हैं, जो किसी चीज को परसीव करते हैं। keep their options open, likely to able to act spontaneously, like to be flexible with making plans. तो these are the perceiver. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। An aspect of personality which is responsible for dealing with reality, function in conscious, preconscious and unconscious mind, and where the reality principles weigh the cost or benefit. क्या है, cost and benefit of an action before deciding to act. मतलब एक्शन लेने से पहले आप यहां पे पहले उसका कॉस्ट और बेनिफिट को आइडेंटिफाई करते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ईडीगो, सुपर ईगो, ईगो या फिर इनर सेल्फ। देखो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर ईगो, सॉरी ईगो। ईगो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ईगो स्टेट। ओके, अब देखो यहां पे आई होप दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये जो ईड ईगो होता है ना, ये इंस्टिंक्ट होता है, प्रिमिटिव होता है। ये बेसिकली पूरा का पूरा एंटायरली अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ प्लेजर को ढूंढते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसको खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए होता है उसको, उस चीज में प्लेजर है, तो प्लेजर है। तो यहां पे मेन चीज ये है कि हमें प्लेजर चाहिए, डिजायर, जो हमने जो चाह लिया, हमें उसी वही चाहिए ही चाहिए हमें। उसके बाद आता है डिमांड, यहां पे इमीडिएट होता है, जिद्दी। ओके, जिद्दी होता है, यहां पे क्या होता है, बच्चे डिमांड करते हैं, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब उनको चाहिए जैसे भी करके, तो वो जिद करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, जिद करते रहते हैं। फिर उसके बाद बॉर्न विद इट, ये जीन में रहता है, ये आपके जीन में रहता है, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। ओके, सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। ओके, फिर आता है ईगो स्टेट। अब ये जो ईगो स्टेट होता है, यहां पे आप किसी चीज को रैशनली सोचते हो, लॉजिकली सोचते हो। ओके, क्या करते हो, यहां पे लॉजिकली किसी चीज के बारे में सोचते हो। एंश्योर दैट ईड वांट्स आर एक्सेप्टेबल इन द रियल वर्ल्ड, मोस्टली लोकेटेड इन द कॉन्शियस पार्ट। ये अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, ये आपके कॉन्शियस पार्ट में होते हैं। यहां पे मॉडरेटर बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, ये दोनों के बीच में क्या करते हैं, मॉडरेटर होते हैं। लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यहां पे एक इंसान क्या होता है ना, लॉजिकली सोचता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में लॉजिकली सोचता है। ओके, रियलिटी प्रिंसिपल। और सुपर ईगो मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था,
जो मोरल पुलिस जो मोरालिटी के भाषण देते हैं, ओके, क्या सही है क्या गलत है, ये कॉन्शियस लेवल अनकॉन्शियस लेवल में भी होता है। ओके, जैसे किसी का कत्ल करना गलत बात है, किसी को मारना गलत बात है, तो वो आ जाता है आपका सुपर ईगो पे। ये मोरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी में आता है, किस में आता है, मोरालिटी में आता है। ओके, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, गलत चीज को हमें प्रिवेंट करना है, सही चीज के लिए हमें क्या बोलते हैं, मोटिवेट करना है, तो ये हो जाता है आपका सुपर ईगो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया है ईड, ईगो और सुपर ईगो के एग्जाम्पल्स। अब जैसे अ हंग्री बेबी क्राइड अंटिल ही वाज फीड, तो उसका वो इंस्टिंक्ट है, जब तक उसको खाना नहीं खिलाओगे तब तक वो रोते रहेगा, तो वो हो जाता है ईड में, क्योंकि उसका बेसिक नीड है, उसका प्राइम नीड है, वो बेसिक नीड है, तो उसी से जब उसको खाना खिलाओगे तो वो प्लेजर फील करेगा। ओके, फिर आता है ईगो। ईगो में क्या आता है, मैरी वांटेड टू बोरो हर मॉम्स नेकलेस बट न्यू हर मॉम वुड बी एंग्री इफ शी टुक इट विदाउट आस्किंग, सो शी आस्क्ड हर मॉम इफ शी वुड ईयर इट। तो यहां पे आप लॉजिकली सोचते हो, किसी चीज को रैशनली सोच रहे हो, तो उसको भी पता है अगर उसको बिना पूछे अगर उसके मम्मी की नेकलेस को वो ले लेती है तो उसकी मम्मी उसके ऊपर चिल्लाएंगे, तो उसको ये लगता है कि यस मुझे अगर पहनना है तो मम्मी से परमिशन ले लेना है। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या आता है, सारा न्यू शी वुड स्टील द सप्लाईज फ्रॉम द वर्क एंड नो वन वुड न्यू अबाउट इट, शी ऑल्सो न्यू दैट स्टीलिंग वॉज रॉन्ग, उसको भी पता है कि चोरी करना पाप होता है, तो उसने ये डिसाइड किया नॉट टू टेक अवे एनीथिंग इवन दाउ शी प्रोबेबली वुड नॉट गेट कॉट। तो मोरालिटी, मोरल, ये सब आ जाते हैं आपके सुपर ईगो में, जिसे किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। क्या दिया है, परसेप्शन प्रोसेस और उनके एलिमेंट्स, स्टिमुली, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटिंग, रिएक्टिंग। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टिमुली मतलब क्या होता है, इनपुट कहां से मिलेगा, आइदर आपको वो इंटरनली मिलेगा या फिर वो आपको एक्सटर्नली भी मिल सकता है। ओके, तो ए का हो गया 3। अब देखो ए का 3 अगर हुआ तो यहां पे होगा, यहां पे होगा, तो ये दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। फिर उसके बाद देखो बी का 1 होगा या फिर 4 होगा। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो या फिर इंप्रेशन फॉर्मेशन करते हो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना, तो बी का हो गया 1, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ग्रुपिंग हो गया। अब इंटरप्रीट करना, किसी चीज के बारे में इंटरप्रीट कर रहे हो, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, when you are judging some people on the basis of the group they belong, okay, for example some backbenchers में 5-6 जन बैठे हुए हैं, उनमें से अगर एक बंदा भी शैतानी कर रहा है बट बाकी अच्छे हैं, तो आप ये बोल देते हो कि बैक बेंचर्स आर वेरी नोटेरियस, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग में क्या करते हो, आप इंटरप्रीट कर रहे हो, तो सी का हो गया 2। रिएक्ट, अब रिएक्ट करते हो, अब अजीब अजीब शकल बनाते हो, तो रिएक्ट करते हो मतलब इंप्रेस फॉर्मेशन। क्लियर हुआ, तो डी का हो गया 4। ये आपका कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशंस में भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं आपके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक ऐसा ट्रेट, वन ट्रेट दैट डोमिनेट्स अ पर्सनैलिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंस नियरली एवरीथिंग अ पर्सन डज। मतलब आपको बताना है, यहां पे क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रेड्स से ये सवाल पूछा गया है, आपको बताना है कि ऐसा एक ट्रेड्स के बारे में बताइए जो कि आपका जो पर्सनैलिटी है उसको डोमिनेट करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कार्डिनल ट्रेड बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, कार्डिनल मींस इंटरनल, यस, वेरी वेल डन। अब देखो ट्रेड पर्सनैलिटी थ्योरीज, जिसे एल्फर्ट ने दिया था, किसने दिया था, एल्फर्ट ने दिया था। तो एल्फर्ट ने 3 तरीके का ट्रेड्स के बारे में बताया था, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। तो CCS से याद रख सकते हो, CCS से, या फिर SCC से याद रख सकते हो,
कार्डिनल, कार्डिनल मतलब एक सिंगल पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो कि डिफाइन करता है एक पर्सन के एक्टिविटीज को, जैसे ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, काइंडनेस हो गया, ये हो गया उसका कार्डिनल ट्रेड्स। एक ऐसा ट्रेड्स, समझे कि नहीं, बहुत ही लालची इंसान है, ओके, वो उसके लालचीपन से ही पता चल जाता है कि वो इंसान किस तरीके का होगा। क्लियर हुआ? बहुत ही दयावान वाला इंसान है, बहुत ही दया करता है सबके साथ, बहुत ही दान वान करते रहता है, तो हम बोलते हैं ना ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल चीज जिसके पूरा का पूरा पता चल जाता है कि इंसान के बारे में। सेंट्रल, अ सेट ऑफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अप द कोर, ये कोर बताता है, क्या बताता है? कोर ऑफ अ पर्सन, दिल का कैसा है, कोर ऑफ अ पर्सन, ओके, कोर ऑफ अ पर्सन बताता है। और सेकेंडरी जो ट्रेड्स होते हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं बिहेवियर को जितना ज्यादा सेंट्रल और कार्डिनल ट्रेड होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, लीडरशिप थ्योरी प्रोपागेटेड बाय ब्लैक्स एंड मॉर्टन ने जो दिया था, वहां पे उन्होंने ये बताया कि फ्रूटफुली प्रैक्टिस कर सकते हो बेस्ड ऑन द मैनेजर हु वर्क फ्रॉम 9:1 पोजीशन एक्चुअली बिहेव फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, एडल्ट टू पेरेंट ईगो स्टेट, पेरेंट टू चाइल्ड ईगो स्टेट। टास्क मैनेजर डी 9:1 बोला है, 9:1, 9:1 बोला है। नाइन इज टू वन का मतलब क्या है? ऑथोरिटी, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी किससे जाता है? पेरेंट से, पेरेंट टू चाइल्ड जाता है। ऑथोरिटी कौन दिखाएगा? पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड को जाएगा, पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा, ओके। तो यहां पे ऑथोरिटी किसके पास होगा? पेरेंट के पास होगा, तो पेरेंट का बोलबाला सबसे ज्यादा होगा 9 और चाइल्ड का बोलबाला कम होगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पेरेंट टू चाइल्ड ईगो स्टेट, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप यहां पे देखते हो, अगर यहां पे आप देखते हो पेरेंट एडल्ट और चाइल्ड, PAC, पैक, ओके। तो पेरेंट जो होंगे लेक्चर देंगे, जज करेंगे बच्चों को और क्रिटिसाइज करेंगे, गिव एडवाइस एंड टॉक डाउन, टेक केयर ऑफ समवन। एडल्ट जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, दे विल थिंक वेरी रेशनली, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड ट्रीट पीपल एज इक्वल्स। चाइल्ड जो होंगे बहुत ही ज्यादा सबमिसिव होंगे, प्लेफुल होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और टेंट्रम्स, अगर इनके साथ आप झगड़ा करते हो तो ये आपस में झगड़ा करेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, बच्चे देते हैं कि नहीं। तो ये हो गया पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट, ओके। पेरेंट ईगो स्टेट में बेसिकली बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग कॉपीड फ्रॉम पेरेंट और पेरेंटल फिगर्स। एडल्ट ईगो स्टेट में बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग विच आर इन डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू हियर एंड नाउ। और चाइल्ड ईगो स्टेट में जो आपके बचपन से देखने को मिलते हैं, ओके, जैसे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो वो हो गया आपका चाइल्ड ईगो स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट स्टेटेड बाय लिकर्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का जो कि लिकर्ट ने बताया था। लीडरशिप, मोटिवेशन, एफिलिएशन या फिर डिसीजन। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? डिसीजन, डिसीजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये डायमेंशंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर। क्या क्या है? तो लीकर्ट ने 6 डायमेंशंस के बारे में प्रपोज किया था ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में। एक तो लीडर होगा, एक मोटिवेशन होगा, एक कम्युनिकेशन होगा, एक डिसीजन होगा, एक गोल होगा, एक कंट्रोल होगा, ओके।
ओके। GDL MC स्क्वायर से याद रख सकते हो, GDL MC स्क्वायर से आप याद रख सकते हो। चले अब देखो कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। बस हमें ना डेफिनेशंस पढ़ना है, बस कीवर्ड को याद रखना है। क्या याद रखना है? कीवर्ड को याद रखते चलेंगे। अब देखो सबसे पहले ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो? अगर आपको कोई पूछेगा ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, यहां पे आप सेल्फ डिटरमाइंड, आप खुद अपना काम खुद सेल्फ डिटरमाइन कर सकते हो। क्या काम करोगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या गोल होगा, आपका क्या प्रायोरिटीज होगा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोनॉमी बोल देते हैं, ऑटोनॉमस बोल देते हैं। ओके, ये हो गया ऑटोनॉमी। फिर कोहेशन। कोहेशन मतलब फोर्स, जुड़े हुए, द परसेप्शन ऑफ टुगेदर और शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, विलिंगनेस ऑफ मेंबर टू प्रोवाइड मटेरियल एड। कोहेशन, कोहेशन का मतलब जुड़ा हुआ, बाय फोर्सफुली या फिर प्यार व्यार में जुड़े हुए हो, तो उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ओके, तो टुगेदरनेस। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास। विश्वास का मतलब क्या हो गया? यहां पे ग्रुप के अंदर आपका इतना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट है दैट यू हैव द फ्रीडम दैट यू कैन कम्युनिकेट ओपनली विथ योर मेंबर्स। ओके, तो ये हो गया ट्रस्ट। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब ये होता है द परसेप्शन ऑफ टाइम डिपेंड्स विथ रेस्पेक्ट टू टास्क कंप्लीशन एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो ये प्रेशर होता है ना कि आपको इस काम को इसी समय के अंदर कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो इसको हम बोल देते हैं प्रेशर। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट कितना, ग्रुप मेंबर एक दूसरे को कितना सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर आपका लीडर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, जो भी ग्रुप लीडर है आपका। फिर आता है आपका क्या? रिकॉग्नाइजेशन। फिर आता है recognition, the perception that member contribute to the organization are acknowledged। अब recognition मिल रहा है कि नहीं? आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको, आपने अच्छा काम किया है, आपको recognition मिलेगा तो हमको अच्छा लगता है ना, चलो भाई मेरे को वो recognize कर रहा है। ओके। फेयरनेस, फेयरनेस मतलब ग्रुप के अंदर आपको सबको फेयरली ट्रीट करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है आपको, तो फेयर होना चाहिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस होने चाहिए वो इक्विटेबल होने चाहिए, नॉन आर्बिटरी होने चाहिए, और इनोवेट तो होने ही चाहिए, इनोवेशंस भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना ही चाहिए। बस आपको ना कीवर्ड को याद रखना है, कुछ नहीं है। कीवर्ड को याद रख लिया, बस एग्जाम है, यूज करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो, कंटिन्यूस एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द विन लॉस सिचुएशन। अगर हम कंटिन्यूस बेसिस में हम अपने बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे हैं तो इससे हम विन लॉस सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं, सही या गलत। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, तो इससे हमें गैप को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल जाएगा। क्या है हमारा स्किल सेट? चलिए बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो मैंने हमेशा बताया है एसेशन रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअली पढ़ो। कंटिन्यूस एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड द विन लॉस सिचुएशन। अब विन लॉस, किसी का जीत हो रहा है तो किसी का हार हो रहा है, क्यों हम अपना जीत सोचेंगे और दूसरे के हार को सोचेंगे? हमें दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होना चाहिए। तो इसी के लिए हम कंटिन्यूस एनालिसिस कर रहे हैं बिहेवियर का। स्टक हो गया, रुको। इसी के लिए हम कंटिन्यूस एनालिसिस करते हैं बिहेवियर को। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा जो विन विन सिचुएशन होगा, तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं विन लॉस सिचुएशंस को। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही होगा। फिर देखो इंडिविजुअली आप रीजन को पढ़ो। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प इन फाइंडिंग द गैप। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे हो तो गैप को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल रहा है, ये भी सही है। एक बोल रहा है अवॉइड के बारे में, एक बोल रहा है गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एसेशन अलग बोल रहा है, रीजन अलग बोल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो ये सवाल मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं सभी बच्चों को आता ही होगा एग्जाम में, बट उन्होंने आपके साथ खेल दिया, ट्रिक खेल दिया, और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाएंगे, इजी वाले क्वेश्चन भी गलत हो गए।
क्लियर हुआ? यही होता है हमारे साथ एग्जाम हॉल में, कुछ नहीं होता है। और हम बोलते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की थी सही से। पढ़ाई सही से की है आपने, क्वेश्चन सही से नहीं लगाया है, क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा है। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहां पे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कहीं पे भी कि मुझे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है तभी जाके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगी? नहीं ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना माइंडसेट, अपना अप्रोच को बदलो। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले कंसेप्ट को खत्म करना है फिर जाके ही मुझे क्वेश्चंस लगाना है। आप क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरा का पूरा कंसेप्ट को पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल है। स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है। ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो। क्या अब्राहम मास्लो ने ह्यूमन रिलेशन स्कूल के बारे में कुछ भी बताया था? सही और गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये जो बिहेवियरल साइंस स्कूल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, क्या इसे एल्टन मायो ने डेवलप किया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के जरिए? ट्रू और फॉल्स। ये सवाल आपको पूछा है, ये सवाल आपको पूछा है। देखो अगर आप देखते हो, ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मास्लो। मास्लो ने डेवलप नहीं किया था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और बिहेवियरल साइंस स्कूल के बारे में नहीं बताया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों ही इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उल्टा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द फैक्टर ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन दिया है गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में। तो आपका काम क्या बनता है? आपका काम यह बनता है कि आपको इसको गूगल करना है कि गोल सेटिंग थ्योरी क्या है, इसको मुझे डिटेल में पढ़ना है। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक तो दिया है गोल सेटिंग थ्योरी और उसमें गोल कमिटमेंट ना होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो मुमकिन है नहीं। तो ए तो पक्का आएगा ही आएगा। अब ए तो पक्का आएगा ही आएगा, तो यहां पे नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर डी को देखने का भी जरूरत नहीं है आपके। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको रफ पेपर मिलेगा ना, तो रफ पेपर में ऐसे लिख देना ए बी सी डी, ऐसे लिख देना। तो डी को एलिमिनेट कर देना, ऐसे करना, डी को एलिमिनेट कर देना। ओके, या फिर रफ सीट में ही आप क्या करना, नहीं ऐसे एलिमिनेट कर देना। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे भी ए बी डी है, यहां पे भी ए बी डी है, यहां पे भी देखो ए बी डी है। अब मैं पूरा गारंटी हो गया कि ए भी आएगा, बी भी आएगा और डी भी आएगा। अब देखने का भी जरूरी नहीं है आपको, ए बी डी को देखने का, पढ़ने का भी जरूरी नहीं है। ओके, बस आपको देखना है मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या गोल सेटिंग थ्योरी में आएगा, लोकेशन, लोकेशन का क्या लेना देना भाई गोल सेटिंग के साथ, ई को एलिमिनेट करो, ई एलिमिनेट हो गया। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का मतलब कितना ज्यादा आप उत्साहित हो, कितना ज्यादा आप खुद मोटिवेटेड हो। सेल्फ एफिकेसी तो होगा ही होगा, एफ तो होगा ही होगा। अब देखो ये हो गया। अब देखो एक बच्चा अगर थोड़ा सा भी देखता ना, अगर लास्ट तरफ भी वो देखता सेल्फ एफिकेसी इज रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड इज रिलेटेड टू गोल सेटिंग, और एफ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो वो ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ जाएगा। जहां पे हमें 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो बच्चा ने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उसको 10 सेकेंड लगेगा ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ने में। समझ रहे हो? तो ये हैबिट कैसे डेवलप होगा? ये हैबिट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से डेवलप होगा। खुद से मॉक लगाओगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी होगा। मेरे से भी नहीं होते थे पहले, जब मैं भी प्रिपेयर करता था मेरे से भी नहीं होते थे क्वेश्चन सॉल्व। फिर मैंने अपने पढ़ने का तरीका को बदला। मैंने बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना इज नॉट द सोल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्लियरिंग दिस एग्जाम, ये मेरा सोल मोटो नहीं है, बट बाय डूइंग एमसीक्यूज, बाय डूइंग पीवाईक्यूज ऑल्सो मैं अपना कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकता हूं। तो यही ट्रिक मैंने अपनाया। मेरा भी पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, मेरा भी दूसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। पहले अटेम्प्ट में मैंने अपने गलतियों से सीखा, दूसरे अटेम्प्ट में उसके ऊपर काम किया, एंड दूसरा अटेम्प्ट में मुझे जेआरएफ के साथ मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ। अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू दैट। चलिए, तो ए हो जाएगा गोल कमिटमेंट, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर होना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट सेल्फ एफिकेसी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्रेट मैन थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। अब जो ग्रेट मैन थ्योरी थे, ट्रेड थ्योरी थे, इनका ये सजेशन था कि ये जो लीडर होते हैं ना, ये जन्म होते हैं, आर बॉर्न, इनको नॉट मेड। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना, कल ही तो हमने पढ़ा था ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में।
लीडरशिप इज अबाउट डेवलपिंग अ विजन ऑफ फ्यूचर रेदर देन जस्ट अलाइनिंग पीपल। देखो कल हमने लीडर और मैनेजर के बारे में डिफरेंस भी देखा था क्लास में, कोई एक क्लास में देखा था, तो मैंने वहां पे लीडर के बारे में बताया था, वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, वो दे आर दी विजन, दे वांट्स टू लीड, वो विजनरीज होते हैं, दे आर दी विजनरीज। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब क्या एसेसन रीजन एक दूसरे को सही है? नहीं है। एक तो ग्रेट मैन थ्योरी के बारे में बात कर रहा है और एक तो लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज एसेसन एंड अनदर एज रीजन। Cultural difference, behavioral attitude of a worker, social environment, values and belief affect the industry's relation and loyalty। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज्यादा कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, बिहेवियरल एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, वर्कर के बीच में डिफरेंस, सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट है, वैल्यूज बिलीफ एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा है, तो उससे क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन और लॉयल्टी के ऊपर इंपैक्ट करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अगर एक साथ दोनों काम नहीं कर पाएंगे, एक साथ सबको मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लॉयल्टी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन में ये बोल रहा है कि डिफरेंस रिलेटिंग टू लेबर मोबिलिटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ओके, डिफरेंस रिलेटिंग टू लेबर मोबिलिटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस अफेक्ट द वे ऑफ एड्रेसिंग द सुपीरियर एंड अथॉरिटी। ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ओके, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो अगर आप बिकॉज लगा के देखते हो, अगर आप बिकॉज लगा के देखते हो, तो यहां पे जो दिया है वो रीजन भी बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज नोन एज व्हाट? A relatively stable set of characteristics that influence an individual behavior is known as what? Attitude, learning, perception and personality। देखो, एक रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, तो इसको हम बोल देते हैं पर्सनैलिटी। वेरी वेल डन राधिका, पर्सनैलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, organizational development hasn't dash is a top down approach, hasn't dash is an dash दिया है, dash is an top down approach, intervention, orderly, imitative या फिर incremental, या फिर incremental। yes, what is the answer for this question? no। देखो पीवाईक्यू नहीं है, गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब पीवाईक्यू नहीं है, गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। नो, इज एन इंक्रीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज एज एन इंक्रीमेंटल, इज अ टॉप डाउन अप्रोच, इंक्रीमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अबाउट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशनल, देखो मैंने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में बताया था। अब बॉटम अप होगा एंड इंक्रीमेंटल। हाँ, इसका आंसर आई थिंक इसका बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। तो इंक्रीमेंटल हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अबाउट चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डैश, इनोवेशन, मोटिवेशन, लॉयल्टी या फिर एंथुजियाज्म। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इनोवेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होंगे, दे विल बी ओनली फोकस ऑन इनोवेशंस। लर्निंग रेफर्स टू अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर,
बिल्कुल सही बात बोल रहा है। लर्निंग जो होता है रेफर्स करता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। स्टेटमेंट नंबर 2 में जो दिया है, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव, आपको सपोर्ट भी मिलता है सो दैट यू कैन मीट अप न्यू चैलेंजेस। बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन डेटा failed to determine the shape of the quadrant in leadership जोहारी विंडो ऑफ ए पर्सन। जोहारी विंडो, देखो आपको इसको गूगल करना है, ये लीड क्या है इसको गूगल करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, अब देखो लीड डेटा फेल टू डिटरमाइन, गलत। लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन एम एट फाइंडिंग द डिस्क्रिपेंसी क्या देखने को मिल रहा है? सेल्फ परसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ द अदर। यस, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 तो गलत है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, लीड मेजर 3 एरिया को, लीडर के बिहेवियर के 3 एरिया को डिटरमाइन करता है। स्टाइल, सबसे पहले कौन सा बिहेवियर पैटर्न एक पर्सन एग्जिबिट कर रहा है, ओके, व्हेन अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अदर। आप जब दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हो तो एक इंसान किस तरीके, कौन सा बिहेवियर पैटर्न वो शो कर रहा है। ओके, स्टाइल, रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्टाइल, रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पे ये एक्सटेंड बताता है कि एक लीडर जो है कितना वैरी कर सकता है अपना लीडरशिप स्टाइल में। तो इसको हम बोलते हैं स्टाइल, रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आता है आपका स्टाइल एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब यह है कि एक लीडर, डिग्री टू विच लीडर एक होगा एबल टू वैरी, कितना ज्यादा वैरी कर सकता है अपना स्टाइल एप्रोप्रिएटली टू द डिमांड, डिमांड के प्रति वो अडॉप्ट करेगा। एडेप्टेबिलिटी हम सिचुएशंस के प्रति अडॉप्ट करते हैं ना, जैसा डिमांड है उसी हिसाब से वो अपना लीडरशिप स्टाइल को क्या करेगा? वैरी करेगा एक गिवन सिचुएशंस का। तो ये हो गया आपका लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर लीड सेल्फ वर्सेस लीड अदर्स का मतलब क्या होता है? अब देखो लीड सेल्फ का मतलब क्या है? लीड सेल्फ, खुद को लीड कर रहे हो, मतलब आपका सेल्फ परसेप्शन, ओके, आपका अंदर कि आप किस तरीके से, हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव एज अ लीडर, आप खुद को कैसे सोच रहे हो कि मैं अगर लीडर बनता हूं या फिर बनती हूं तो मैं किस तरीके से बिहेव करूंगा अगर मैं लीडर बन जाता हूं। लीड अदर्स का मतलब क्या है? परसेप्शन ऑफ अ लीडर्स फॉलोअर, सुपरवाइजर, पीयर्स और एसोसिएट्स। अब लीड अदर्स का मतलब क्या है? आप जिसको लीड करते हो उनका आपके प्रति क्या परसेप्शन है। फिर आता है लीड प्रोफाइल। लीड प्रोफाइल में यह पता चलता है एक लीडर को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो यहां पे देख सकता है कि कहीं कहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है, कि वो किस तरीके से, हाउ दे परसीव देयर ओन लीडरशिप स्टाइल, वो अपना देखते हैं अपना लीडरशिप स्टाइल कैसा है और दूसरों का लीडरशिप स्टाइल कैसा है। तो उसको हम बोलते हैं लीड प्रोफाइलिंग करना। लीडर अपना खुद का प्रोफाइल कर रहा है। तो ये हो गया लीड सेल्फ वर्सेस लीड अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ लीडरशिप में नहीं आता है? अकाउंटिंग थ्योरी, लाइफ साइकिल थ्योरी, इंटरएक्शनिस्ट थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। ओके, आपको बताना इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ लीडरशिप में नहीं आएगा। देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग थ्योरी। अकाउंटिंग का काम यहां पे क्या लेना देना? ओबी में अकाउंट्स का काम क्या आ गया? देखो लाइफ साइकिल थ्योरी तो आएगा ही, एक लीडर का लाइफ साइकिल वो कौन से स्टेज में है। इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी मतलब इंटरैक्शंस एंड फंक्शनल थ्योरी मतलब प्रोसेस, दिस इज रिलेटेड टू हाउ लीडर वर्क, उसका प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एटीट्यूड। अब देखो एटीट्यूड के बारे में बताना है। एटीट्यूड आर लर्न्ड, एटीट्यूड को पढ़ा जाता है। एटीट्यूड आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोर टू एन इंडिविजुअल। एटीट्यूड आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ कॉमन बिहेवियर। एटीट्यूड आपका एक बिलीफ होता है, फीलिंग होता है, एक्शन होता है,
टेंडेंसीज होता है इंडिविजुअल्स का, एक ऑब्जेक्ट के प्रति, एक आइडियाज के प्रति और एक पीपल के प्रति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग इज नॉर्मली अनजस्टिफाइड। अब ये जो विसिल ब्लोइंग पॉलिसी होता है, जो विसिल ब्लोअर में, विसिल ब्लोअर कौन होता है? विसिल ब्लोअर एक ऐसा शख्स होता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज हो रहे हैं या फिर कोई भी इलीगल काम हो रहे हैं, दे आर द पर्सन हु रिपोर्ट टू द आउटसाइडर। ओके, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? विसिल ब्लोअर। अब विसिल ब्लोअर अनजस्टिफाइड कौन से केस में होगा? जब आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट, ये तो नहीं होगा। तो बी को एलिमिनेट करो, खत्म। ए और सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब आप ट्रस्ट को तोड़ रहे हो और जब आपके पास एविडेंस है ही नहीं, जब आपके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, तो क्या हो जाएगा? ए एंड सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिजाइनिंग। बताइए, फटाफट से बताइए, इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शंस मैनेजमेंट का नहीं है? देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्राइमरी फंक्शंस हो जाते हैं मैनेजमेंट का, बट डिजाइनिंग इज नॉट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही उत्तर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। इनमें से कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फेयर एंड रिस्क टेकिंग। देखो, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट। क्लासिकल मैनेजमेंट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सब, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेसी। साइंटिफिक भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगा, ब्यूरोक्रेटिक भी आएगा, बट नॉट पूछा है, तो बिहेवियरल मैनेजमेंट नहीं आएगा, बट डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का स्टेजेस बताना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स या फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव इज नॉट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? फाइनली आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब आप एक्शन में लेके आ रहे हो। डिसीजन और इंप्लीमेंटेशन अलग हो जाता है आपका। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का टाइप कौन सा नहीं है? क्लैन, हायरार्की, एडोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज एक्शन रिलेटेड। यस, देखो, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी सब आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आते हैं। क्लैन, हायरार्की, एडोक्रेसी, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको क्लैन को भी पढ़ना है, हायरार्की को भी पढ़ना है, एडोक्रेसी क्या है इसको भी पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पावर नहीं है। देखो, आपको लेजिटिमेट पावर को भी पढ़ना है, रिवॉर्ड पावर को भी पढ़ना है, कोहेसिव पावर को भी पढ़ना है। तो नॉट पूछा था, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रैशनल पावर। क्या है? रैशनल पावर। तो आपको क्या है? टाइप्स ऑफ पावर गूगल करना है। टाइप्स ऑफ पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको गूगल कर देते हो, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ पावर आ जाएंगे, तो उसको पढ़ लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, निमोनिक्स के जरिए समझ लो, पढ़ लो, जैसे भी करके पढ़ना है पढ़ लो। ओके, यही ट्रिक आपको अपनाना है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। यहां पे क्वेश्चन में दिया है एम्प्लॉय का काउंसलिंग, सजेशन स्कीम्स, रिकॉग्नाइजेशन, जॉइंट कंसल्टेशन।
तो ज्वाइंट कंसल्टेशन का मतलब तो एग्रीड हो जाना, ठीक है, ठीक है, तो 4 होगा। यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, एलिमिनेट कर देंगे हम ये दो को, ठीक है। एलिमिनेट करने के बाद सी का फिर देखते हैं, ए का तो 1 होगा ही होगा, एम्प्लॉय काउंसलिंग मतलब वर्कर। फिर सजेशन स्कीम्स, सजेशन स्कीम्स आ जाता है आपका बॉस सुपीरियर्स, और रिकॉग्नाइजेशन का आ जाता है आपका रिवॉर्ड, तो सी का हो गया 3। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बी का, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जॉइंट कंसल्टेशन, जॉइंटली आप कंसल्ट कर रहे हो। ओके, जॉइंटली आप कंसल्ट कर रहे हो मतलब कंसल्ट, तो डी का देखो, डी का 2 होगा या फिर 4 होगा, जॉइंट कंसल्टेशन बॉस सुपीरियर्स। ये होगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट इन यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है कौन से रीजन के वजह से? टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव, टू ट्रेन मैनेजर, टू इंप्रूव रिसर्च, टू कोऑर्डिनेट मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है कौन से रीजन के वजह से? होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, ट्रेन करने में मदद करता है मैनेजर को, इंप्रूव करने में रिसर्च, और कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को। हाँ, रिसर्च क्यों नहीं होगा? अरे प्रिंसिपल आप पढ़ते हो कि नहीं? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो, जो आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो उसको भी तो किसी ने रिसर्च करते होंगे कि नहीं? जो भी मान लो, कोई भी प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपने पढ़ा, या फिर ब्रूम्स के एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपने पढ़ा। अब उस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को कोई ना कोई तो होगा रिसर्च करते होंगे। अब मैनेजमेंट में रिसर्च तो करेंगे ना, तो किसके ऊपर रिसर्च करेंगे? उसी सब चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च को भी इंप्रूव में मदद मिलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द एमलगेमेशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये एमलगेमेशन किसका है? जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स, ओबी पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में। तो एचआरएम इज द एमलगेमेशन ऑफ। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एमलगेमेशन ऑफ ओबी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम। एचआरएम का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, परवेसिव फंक्शन है, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म है, या फिर जॉब ओरिएंटेड है। एक्सेप्ट बोला है।
Yes. So, what is the answer for this question? C will be the right answer for this question. C will be the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स, एचआरएम का मतलब क्या होता है? एचआरएम का मतलब क्या होता है? स्क्रीन स्टक हुआ है, स्क्रीन स्टक हुआ है, नहीं हुआ है स्क्रीन स्टक, आप रिफ्रेश करो, स्क्रीन स्टक नहीं हुआ है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, ताकि हमारा जो गोल है, लोगों का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकेगा। क्या हो सकेगा? अचीव हो सकेगा। वॉइस है राधिका, वॉइस है। तो एचआरएम का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, ताकि हमारा जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओजीटी का मतलब क्या होता है? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। अब जो ट्रेनिंग आपको जॉब के दौरान मिल जाता है, जो ट्रेनिंग आपको जॉब के दौरान ही मिल जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द अमेलगमेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम। अब आपको बताना है ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम का क्या होता है। देखो, एक तो प्रोक्योर करना, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन एंड मोटिवेशन, ये भी आएगा। मेंटेन करना एम्प्लॉयज को, ये भी आएगा। इंटीग्रेट करना एमर्जिंग ट्रेंड्स को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ए बी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो देखो, एचआरएम एक स्ट्रेटेजिक फंक्शंस है। अंडर एचआरएम एम्प्लॉयज ट्रीटेड एज रिसोर्सेस। एचआरएम इज द मैनेज करना स्किल, टैलेंट और एबिलिटीज को। एचआरएम यहां पे लैक करता है ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एचआरएम क्या है? एचआरएम, अंडर एचआरएम एम्प्लॉय को ट्रीटेड किया जाता है एज एन रिसोर्सेस। क्या है? एचआरएम में एम्प्लॉयज को ट्रीटेड किया जाता है एज अ रिसोर्सेस। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम एक्सेप्ट जॉब ओरिएंटेड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चैलेंजेस। क्या दिया है? चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। जल्दी से बताओ, व्हाट विल द चैलेंजेस? Yes, what will the answer for this question? The correct answer for this question is option number A will be the right answer for this question. Dash is a performance appraisal techniques in which appraisal rate critical employees behavior.
अप्रेजर रेट क्रिटिकल एम्प्लॉयज बिहेवियर को रेट करेगा। यस, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। The process of familiarizing the new employees to the organization rules and regulations known as what? Yes, इसको हम क्या बोल देते हैं? इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अच्छा, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग वेस्टिबल ट्रेनिंग हो जाता है। आओ, स्टिमुलेशन भी, सिमुलेशंस भी सेम ही है, बट उसको हम वेस्टिबल ट्रेनिंग ही बोलते हैं।
जॉब एनालिसिस बोला है ना, जॉब एनालिसिस से सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, रिकॉर्ड करोगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर चेक करोगे जॉब इन्फॉर्मेशन को, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या स्किल्स होना चाहिए, क्या एबिलिटीज होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, उसको डिसाइड करोगे, फिर उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। तो यही हो जाता है जॉब एनालिसिस में। स्किल्स डिसाइड करके राइटिंग करेंगे, स्किल्स, हाँ, स्किल्स डिटरमाइन करोगे ना यूजिंग द इंफॉर्मेशन, स्किल्स क्या होना चाहिए, एबिलिटीज क्या होना चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको यूज करके आप अपडेट करोगे इंफॉर्मेशन को। ओके, जॉब इंफॉर्मेशन को चेक करोगे, फिर उसके बाद तो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना। जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे, पहले आप जॉब के बारे में लिखोगे, फिर उस काम को करने के लिए पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, पहले आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। समझ गए कि नहीं? तो जॉब डिस्क्रिप्शन पहले आया यहाँ पे, फिर उसके बाद तो जॉब स्पेसिफिकेशन आएगा ना, कि उस काम को करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। समझ गए नहीं? ऐसा नहीं है ना कि कोई एक इंजीनियर है, उसको उसको पहले उसको 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 हायर कर लिए और उसको बोलते हो कि तेरा काम कल से चाय पिलाना है। नहीं ना, पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फिर उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, उस काम करने के लिए कौन सा बंदा होना चाहिए ये डिसाइड करते हो। हाँ, स्क्रीन अटक रहा है, आपके तरफ से प्रॉब्लम है राधिका, इधर से अगर इधर से प्रॉब्लम होता तो मुझे पता चल जाता। समझ नहीं आ रहा है मतलब? आपके तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है राधिका, क्योंकि इधर से तो सब कुछ सही चल रहा है, अगर इधर से स्क्रीन स्टक होता तो पता चल जाता मुझे भी। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाकी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बाकी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बस इसको पढ़ लेना, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और किसी एक दिन में और भी बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो आज के लिए सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लियर है? आर यू देयर? आप हो? चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। और बाकी के जितने भी आपको क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और अपने तरफ से वो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।